Now let us discuss example of one to many. अब again, example here doesn't mean any particular scenario, and this is by design. I'm just doing it by design. Mean when we will discuss a particular example, तो उस example को यानी कोई particular अगर जब हम कोई particular scenario को discuss करेंगे तो उससे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वन टू मैनी अगर हम बना रहे हैं किसी दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को तो एक्चुअली उसका मतलब क्या है और उसको लिखना कैसे है, हाउ टू राइट इट डाउन, ये बहुत जरूरी है. तो बाय डिजाइन मैं अभी कोई भी सिनेरियो जानबूझ के आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा. जब जरूरत होगी यानी आगे वाले टॉपिक्स में तो वी विल बी डूइंग इट. नाउ अब हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर स्लाइड नजर आ रही है उसमें देखें कि हमारे पास एक एंटिटी ए है और हमारे पास एक एंटिटी बी है. अब हमने ये देखना है कि वन टू मैनी अगर बना दी है तो उसको कैसे हमने लिखना है. अगेन कमिंग बैक, जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली एक ए टू बी है और दूसरा फ्रॉम बी टू ए है. अच्छा, अब ये डिस्कस करने से पहले जो डायग्राम अभी बनी हुई है इससे मुराद ये है कि जो हमारे पास वन टू मैनी का रिलेशनशिप है दैट इज फ्रॉम बी टू ए. अगेन क्योंकि जो रिलेशनशिप है इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शनैलिटी एंड कार्डिनैलिटी. तो ये बेसिकली वन टू मैनी तो है लेकिन दिस इज फ्रॉम बी टू ए. तो जब हम ये कह रहे हैं कि वन टू मैनी का रिलेशनशिप है तो वी आर नॉट सेइंग वेदर इट इज फ्रॉम ए टू बी और इट इज फ्रॉम बी टू ए. दिस डजंट मीन ओवरऑल जो रिलेशनशिप है दैट इज वन टू मैनी, नंबर वन. नंबर टू, अब उस पर वही फार्मूला अप्लाई करें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, ऑप्शनैलिटी एंड कार्डिनैलिटी. जो ए टू बी है दैट इज अ सॉलिड लाइन. सॉलिड लाइन मीन इट इज हैविंग एन ऑप्शनैलिटी ऑफ वन, ऑप्शनैलिटी ऑफ वन. क्योंकि जो सॉलिड लाइन है फ्रॉम ए टू बी टिल दिस हाफ लाइन दैट इज सॉलिड, और सॉलिड से मुराद हमारी थी कि इट इज बेसिकली वन. और जो कार्डिनैलिटी है, अब यहां थोड़ा ट्रिकी है, जो कार्डिनैलिटी है वो बी की साइड पे कुछ नहीं लिखा हुआ. तो जब बी की साइड पे कोई कार्डिनैलिटी नहीं लिखी हुई इट इज एज्यूम्ड और इट इज अंडरस्टूड इट इज वन. तो हम ये कहेंगे कि जो ए टू बी है उसके अंदर जो कार्डिनैलिटी है वो भी वन है और जो ऑप्शनैलिटी है वो भी वन है. तो हम ये कह सकते हैं, यहां सिंपल वन लिख दें. वन से मुराद ये है कि जो टेबल ए है उसके एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट टेबल बी में मैक्सिमम वन रिकॉर्ड आ सकता है. दिस इज इट, खत्म. ये हो गया फ्रॉम ए टू बी. अब जो इंटरेस्टिंग चीज है वो रीड करते हैं फ्रॉम बी टू ए. अगेन वही रूल, जो डॉटेड लाइन लगी हुई है फ्रॉम बी टू ए ये बेसिकली बता रही है कि जो ऑप्शनैलिटी है फ्रॉम बी टू ए दैट इज जीरो. तो अब बी टू ए हम लिखेंगे जीरो और जो कार्डिनैलिटी है यानी जो ये सिंबल लिखा हुआ है ये वाला सिंबल ये बेसिकली एंटिटी बी के साथ हम रीड करेंगे. तो जो कार्डिनैलिटी है फ्रॉम बी टू ए दैट इज मोर और जो ऑप्शनैलिटी है फ्रॉम बी टू ए दैट इज जीरो. अब इसको लिखना कैसे है, बी टू ए हमने लिखा जीरो क्योंकि इसकी जो कार्डिनैलिटी थी वो ऑप्शनल थी और हम लिखेंगे मोर. मतलब जो कार्डिनैलिटी है फ्रॉम बी टू ए दैट इज मोर और जो ऑप्शनैलिटी है फ्रॉम बी टू ए दैट इज जीरो. तो दिस विल सम अप द केस फॉर वन टू मैनी. अब आखिरी चीज जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंटेशन से मुराद ये कि जब एक्चुअली इसको कोडिंग करेंगे तो जो टेबल बी है, अगेन टेबल बी है, इसकी जो भी प्राइमरी की होगी वो एज अ फॉरेन की टेबल ए में आएगी क्योंकि इसकी जो वन टू मैनी है वो है फ्रॉम बी टू ए. तो अब ए टेबल की प्राइमरी की बी में नहीं आएगी, बी टेबल की प्राइमरी की ए टेबल में आएगी. मतलब यूं कह लें जिस टेबल के साथ कार्डिनैलिटी लिखी होती है, मतलब लेस देन का सिंबल लिखा होता है, उस टेबल में फॉरेन की आती है, इंपोर्ट होती है. मतलब अगर टेबल ए के अंदर 4 कॉलम हैं फॉर एग्जांपल, तो हम जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हम एक एडिशनल कॉलम लिखेंगे जो फॉरेन की होगी और उस फॉरेन की को हमें इंप्लीमेंट करते वक्त
बी को रेफर करवाना पड़ेगा। मीन टेबल ए विल हैव एन एडिशनल कॉलम विच विल एक्ट एज अ फॉरेन की। सिंपल। तो टेबल बी के अंदर नई फॉरेन की नहीं आएगी, टेबल ए के अंदर फॉरेन की आएगी, और वो फॉरेन की मेक श्योर करेगी कि टेबल ए और बी जो हैं ये आपस में लिंक हुए हुए हैं, ये आपस में कोरिलेट हुए हुए हैं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। नाउ लास्ट पॉइंट। अब क्योंकि ऑप्शनैलिटी फ्रॉम बी टू ए में क्योंकि फॉरेन की आनी है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। जो ऑप्शनैलिटी है फ्रॉम बी टू ए दैट इज 0 और मोर। इससे मुराद ये है कि जो टेबल ए है उसके अंदर, क्योंकि अब टेबल ए चाइल्ड है, तो चाइल्ड के अंदर पेरेंट के अगेंस्ट ऐसे रिकॉर्ड भी हो सकते हैं जो पेरेंट में तो मौजूद हो लेकिन चाइल्ड में मौजूद ना हो। मतलब जो पेरेंट टेबल है जरूरी नहीं है उसके सारे रिकॉर्ड्स चाइल्ड टेबल में, ए टेबल में मौजूद हों। रीजन ऑप्शनैलिटी इज 0। मीन जो टेबल बी है उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर 6 रिकॉर्ड्स हैं तो 6 के 6 रिकॉर्ड की जो प्राइमरी की है वो जरूरी नहीं है कि टेबल ए में जो कि चाइल्ड है में मौजूद हो, क्योंकि ऑप्शनैलिटी ऑप्शनल है। इसका मतलब यह है कि पेरेंट टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स की प्राइमरी की का जरूरी नहीं है फॉरेन की टेबल में मौजूद होना। दिस इज सिंपल एज दैट, बिकॉज ऑप्शनल है। अगर लाइन सॉलिड होती फ्रॉम किसी भी एंटिटी, मतलब अगर हम अब ए टू बी देखें, ए टू बी इज सॉलिड, ये सॉलिड एंड बेसिकली ये बता रही है इनडायरेक्टली, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है ए टू बी के जो भी रिकॉर्ड ए में आएगा जो कि चाइल्ड है ए में आएगा उसके अगेंस्ट पेरेंट रिकॉर्ड लाजमी है मौजूद होगा। इट इज अ मैंडेटरी थिंग के पेरेंट टेबल जो पेरेंट रिकॉर्ड है वो मौजूद होगा, बिकॉज और वो एक ही रिकॉर्ड होगा। तो बिकॉज दिस इज अ सॉलिड लाइन, सॉलिड मीन 1। तो जो टेबल ए है उसके अगेंस्ट टेबल बी में, बी जो कि पेरेंट है, फिक्स है कि एक ही रिकॉर्ड मौजूद होगा और वो रिकॉर्ड मैंडेटरी होगा टू बी अ पार्ट ऑफ टेबल ए विच इज सर्विंग एज अ पेरेंट टेबल। तो पेरेंट चाइल्ड के अंदर हमेशा ए को पेरेंट नहीं बनाते या बी को हमेशा चाइल्ड नहीं बनाते। इट इज डिपेंडेंट ऑन द कार्डिनैलिटी, किस साइड के ऊपर कार्डिनैलिटी है वो चाइल्ड हो जाता है। और पेरेंट टेबल की प्राइमरी की हमारे केस में बी टेबल की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की आएगी चाइल्ड टेबल में जो कि ए है। दैट इज ऑल अबाउट वन टू मैनी।